Hello everyone, welcome to IQTab. So let's start with the tool discussion for 7th of March. Now सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से टूल को डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो कि मतलब रशिया से निकलता है, जर्मनी तक पहुंचता है और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है सबको कहीं ना कहीं गैस प्रोवाइड करता है. तो जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है वो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के लिए कितना इंपॉर्टेंट क्यों है और क्यों यूएसए नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बंद करना चाहता है, इसका एग्जैक्ट एवोल्यूशन कैसे है हम इसी को प्रॉपर्ली समझेंगे. एंड सेकंड विल टॉक अबाउट क्वाड की रिसेंटली एक वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसके ऊपर उन्होंने यूक्रेन का इशू जो है डिस्कस किया है. व्हाट वाज द रियल एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग और क्या इसके रिपरकशंस हुए हैं, क्या क्या चीजें मतलब इससे निकल कर आई हैं, हर एक चीज के बारे में हम बात करेंगे. देखिए बाकी जितने भी टूल्स हैं उसके बारे में हमने कहीं ना कहीं अपने पास्ट के अंदर बात की हुई है, इसलिए हम उनको फिर से रिपीट नहीं करेंगे. विल फोकसिंग ऑन दीज टू. तो फर्स्ट एटोरियल है टॉक्स अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन. इसके बारे में हम समझते हैं. नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द मेन एटोरियल आपको एक ही समझना होगा, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को अगर डेवलप होना है यानी कि बेसिकली उसको अगर अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो उसको एक चीज चाहिए, दैट इज फ्यूल. नाउ फ्यूल जो है वो ओवर द टाइम्स काफी ज्यादा चेंज हुआ है. जो स्टार्टिंग में जो हमारे पास फ्यूल देखिए, जब 1750s के आसपास में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उस टाइम जो मेन फ्यूल था दैट वाज कोल. वो लोग कोयले को यूज करते थे फ्यूल की तरह. सिमिलरली धीरे धीरे क्या होता है, एनवायरमेंट का जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ और एक चीज जो हम समझ गए कि हम कोल के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर सकते हैं. दैट इज वाई डिफरेंट कंट्रीज स्टार्टेड गोइंग रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. अब देखिए जो रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ना उसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, राइट. सिमिलरली देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस. सिंपल वर्ड्स में गैस एनर्जी जो है, गैस एनर्जी को आप सिंपली यूज कर सकते हैं एंड दैट कैन एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द नेक्स्ट 100 years और सो. ठीक है, तो इसी चीज के लिए हर एक कंट्री जो है वो गैस एनर्जी की तरफ जा रही है. इसी का सारा पंगा है रशिया और यूएसए के बीच में भी. समझते हैं. देखिए कॉन्टेक्स्ट आप जानते हैं कि रशिया ने यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, उसके कारण बहुत सारी यूरोपियन कंट्री ने क्या किया, सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया ऑन जो रशिया का जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन था उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए. अब एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर सैंक्शन कितना डैमेज करते हैं, इसका एग्जैक्ट फिनोमिना, इसका एग्जैक्ट रिपरकशंस अभी हमें मालूम नहीं चले हैं, वो तो फ्यूचर में मालूम चलेगा. बट द पॉइंट इज कि एक चीज हमें समझ आ रहा है, जो यूएसए है, यूएसए बहुत ही ज्यादा कीन है, यूएसए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बंद करने के लिए. देखिए द डे रशिया ने अटैक किया था ना यूक्रेन के ऊपर, द फर्स्ट थिंग दैट यूएसए अटैक्ड ऑन वाज दिस पर्टिकुलर पाइपलाइन. उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने बोला कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है इट इज एट द डेड, मतलब इट इज बेसिकली डेड एट द बॉटम ऑफ द सी. उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मतलब ये पर्टिकुलर पाइपलाइन जो पूरी तरीके से बंद हो गई. ये शो करता है कि रशिया मतलब जो यूएसए है उसके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो किसी तरीके से नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को पूरी तरीके से बंद कर दे. तो ऐसा क्यों है, कैसे कैसे चीजें इवॉल्व हो रही है, उसी चीज को हम जो एडिटोरियल है इसके अंदर समझेंगे. तो एक चीज हम जानते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड है वो डीकार्बनाइज होने की कोशिश कर रहा है, मतलब अपने फ्यूल्स के अंदर से कार्बन को निकालने की कोशिश कर रहा है ताकि जो कार्बन जो एमिट होता है वो एनवायरमेंट के अंदर ना आए और उसके कारण हमारा एनवायरमेंट जो है पॉल्यूशन, मतलब उसके अंदर पॉल्यूशन ना फैले. सो ग्लोबल लेवल पे हम बहुत सारे एफर्ट्स वगैरह लगा रहे हैं ताकि हम डीकार्बनाइज हो. अगर हम डीकार्बनाइज होने की बात कर रहे हैं तो एक जो सबसे बड़ी जो हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज नेचुरल गैसेस. ठीक है, इसी गैस को यूज करके जो डिफरेंट कंट्रीज है वो आगे बढ़ना चाहती है. ठीक है, बिकॉज इसको बेसिकली अपने एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज करना चाहते हैं और स्पेशली जो यूरोपियन कंट्री है वो तो पूरी तरीके से नेचुरल गैस के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो गई है. अगर आप यूरोप को समझेंगे, यूरोप इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर नेचुरल गैस. लार्जेस्ट एशिया है, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट वो है यहाँ पर जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज है वो लोग सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है जो कि बहुत ज्यादा नेचुरल गैस को यूज करते हैं. वाई? देखिए यूरोपियन कंट्रीज एक डेवलप्ड इकोनॉमीज में से मतलब एक है, तो इनका जो इंडस्ट्रियल जो स्पेस है वो काफी ज्यादा है, तो उसके कारण इंडस्ट्रीज को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए दे नीड गैस या फिर दे नीड बेसिकली फ्यूल, और फ्यूल के लिए दे आर मतलब नाउ दे आर ट्राइंग टू बी एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन गैस. इसलिए जो गैस का डिमांड है यूरोपियन कंट्रीज से वो बहुत ही ज्यादा है. इसीलिए जो यूरोपियन कंट्रीज है वो एक टाइप का बैटल ग्राउंड है बिटवीन टू सुपर पावर्स, वन इज रशिया एंड वन इज यूएसए. समझिए यूएसए एंड रशिया दोनों ही एक कहीं ना कहीं हाइड्रोकार्बन के फील्ड में बहुत ही ज्यादा मतलब रिच है, बिकॉज रशिया के पास भी गैस के बहुत सारे रिजर्व्स हैं और यूएस के पास भी पिछले 50-60 साल पहले गैस के बहुत सारे रिजर्व्स मिलने स्टार्ट हो गए. इसके बारे में भी हम समझेंगे. नाउ सिमिलरली जो जर्मनी यहाँ पर बहुत सारा कोल यूज करता था अपने आप को मतलब डेवलप करने के लिए. अब वो कोल से धीरे धीरे चेंज हो रहा है और गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाना चाह रहा है एंड दैट इज वाई जर्मनी जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑयल एंड गैस का. देखिए हम एक चीज जानते हैं कि ऐसा अगर ऑल्दो हम यहाँ पर ऑयल से हट रहे हैं और गैस की तरफ मूव कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ओवरनाइट ऑयल से को पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे. अभी भी ऑयल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, और ऑयल के बिना अभी भी हम पूरी तरीके से गैस के ऊपर मूव ऑन नहीं कर सकते. इसलिए हमें गैस के साथ साथ राइट नाउ ऑयल को भी संभालना होगा. समझते हैं कुछ पास्ट अकॉर्ड्स हुए थे. देखिए जब यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है 1945 के आसपास में, तो बहुत सारी कंट्रीज जो है साथ में आती है और मतलब वो बहुत सारे कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह करती है. तो रिसेंटली जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो साथ में एग्रीमेंट करते हैं कि एक्जैक्टली जो हमारे गैस के नीड्स है, जो हमारे ऑयल के नीड्स है, वो हम कहां से फुलफिल करेंगे. तो यूरोपियन कंट्रीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, वर्चुअली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. जो ईस्टर्न पार्ट था, जो ईस्टर्न यूरोप था, उन्होंने डिसाइड किया कि हम सारा का सारा चीज जो है वो खरीदेंगे रशिया से यानी कि सोवियत यूनियन से.
आप जानते हैं यूएसएसआर जो कि 1991 तक रहा, उससे खरीदने का डिसाइड किया। और जो वेस्टर्न यूरोप थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम वेस्ट एशियन जो हमारा मार्केट है, फिर जो यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट वाली है, यानी कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, उन सबसे खरीदेंगे। तो बेसिकली इन दोनों ने यहाँ पर डिवाइड कर लिया, यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट था उन्होंने बोला कि हम गल्फ कंट्री से खरीदेंगे, और जो मतलब ईस्टर्न वाले पार्ट थे उन्होंने बोला कि हम रशिया से खरीदेंगे। नो, अब यहाँ पर जर्मनी जो है, जर्मनी एक ऐसे पार्ट के अंदर प्रेजेंट है जहां पर वो बीच के अंदर है। तो जर्मनी का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है ना, जो वेस्टर्न वाला पार्ट और जो आसपास के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन सब ने कहीं ना कहीं अपने जो गैसेस के लिए यूएसए के ऊपर या फिर मिडिल ईस्ट के ऊपर रिलाई करना स्टार्ट कर दिया। लेट मी शो यू दिस ऑन मैप। देखिए इसे, इसको ध्यान से समझिए। नाउ दिस इज जर्मनी। जर्मनी को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए एंड द यूरोपियन कंट्री मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट विल डिवाइड इनटू टू। अब जो इसका वेस्टर्न वाला पार्ट है ये, और जो आसपास के जितने भी आपको ये सब दिख रही है, ये सब के सब इन्होंने कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के ऊपर अपना डिपेंडेंसी शो करना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली बाद में उन्होंने यूएसए के ऊपर अपना डिपेंडेंसी शो करना स्टार्ट कर दिया। बट जो यहाँ पर जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो, जो ये वाली कंट्रीज, इन्होंने अपना डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रशिया के साथ रखा, और रशिया के साथ उन्होंने डायरेक्टली इस बात का लिंकेज बनाया कि गैसेस वगैरह जो है वो रशिया से ही खरीदेंगे। ठीक है, अब ये समझ गए, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज, मिडिल ईस्ट एंड यूएसए, एंड जो ईस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने अपने डिपेंडेंसी शो किया रशिया के ऊपर। ऑलराइट, अब देखिए समझते हैं हुआ क्या। अब धीरे धीरे 1960s के आसपास में क्या हुआ, रशिया ने यहाँ पर अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया। बेसिकली सोवियत यूनियन जो था उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, एंड देयर वाज अ पाइपलाइन कॉल्ड एज ड्रूजबा पाइपलाइन। देखिए पहले मैं आपको ड्रूजबा जो पाइपलाइन था उसको दिखाता हूँ। See this particular thing. This is a pipeline जिसको द्रुजबा पाइपलाइन बोलते हैं, रशिया से निकलता है और इट गोज इनटू यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रोमानिया, इटली, फ्रांस, इन सब एरियाज तक इसने गैस वगैरह पहुंचाना स्टार्ट किया। तो अगर आप एक चीज समझेंगे तो अभी तक ये चीज डिवाइडेड था, राइट। अभी तक जो वेस्टर्न जो पार्ट था, ये सब के सब जो ऑयल खरीदते थे, दे यूज्ड टू बाय फ्रॉम मिडिल ईस्ट। लेकिन अचानक से क्या हुआ, जैसे उन्होंने द्रुजबा पाइपलाइन को बनाया रशिया ने, ऑटोमेटिकली जर्मनी के जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, यानी कि जो ये वाला पार्ट है, वो यहाँ पर भी गैस जो है रशिया ने इसको एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं यूएसए का जो मार्केट था उसको रशिया ने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली जो यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड एज मिडिल ईस्ट। जो मिडिल ईस्ट वाला जितना भी मार्केट था वो सब भी कहीं ना कहीं रशिया ने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम्स थी वो स्टार्ट होती है। तो क्या हुआ, जो देखिए जो ईस्टर्न यूरोप को तो ऑलरेडी रशिया गैस वगैरह प्रोवाइड कर रहा था काफी सस्ते के अंदर, यहाँ पर वेस्टर्न यूरोप को भी उसने लो प्राइस मतलब देना स्टार्ट कर दिया, काफी सस्ते में देना स्टार्ट कर दिया। और सिमिलरली अगर आप लार्जर ऑर्डर्स वगैरह करते हो तो आपको मतलब जो पाइपलाइंस वगैरह है, जो ट्रांसमिशन के जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, ये सभी रशिया ने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया काफी सस्ते के अंदर। ठीक है, ये मेन यहां पर प्ले किया जो रशिया था उसने। अब देखिए जो जर्मनी थी, जर्मनी ने यहाँ पर ये बोला कि देखिए अगर जर्मनी यहाँ पर इस तरीके से कंट्री है, अगर दो पार्ट में डिवाइड होती है, जो ईस्टर्न पार्ट है वो यहाँ पर रशिया से ले रहा है, वेस्टर्न पार्ट यहाँ पर मिडिल ईस्ट से ले रहा है, तो कहीं काफी ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम होती थी। तो रशिया को मतलब जो जर्मनी था उसका ये वाला जो ऑफर था वो काफी ज्यादा कंपेलिंग लगा, और जर्मनी ने क्या किया, यहाँ पर रशिया के साथ यहाँ पर होने लगे। ठीक है, जर्मनी ने इस पूरे पार्ट को डिसाइड किया कि हम सारे का सारा जो ऑयल है वो रशिया से यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर देंगे। अब यूएसए ने काफी ज्यादा यहाँ पर कोशिश की थी अपने मार्केट डोमिनेंस को यहाँ पे प्रिजर्व करने की, अपने मार्केट डोमिनेंस को बचाने की, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को बचाने की, बट यहाँ पर वो बचा नहीं पाया। रशिया मतलब जर्मनी ने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम पूरी तरीके से रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, रशिया से ही हम पूरी तरीके से ऑयल खरीदेंगे। ऑल्दो सोवियत ने बोल दिया था कि हम ठीक है हम आपके लिए पाइपलाइन बनाएंगे, बट ऑब्वियसली उनको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बट नेवरदलेस वो पर्टिकुलर पाइपलाइन बन गया। और जो पूरी तरीके से जो ये वाला जो मतलब जो ये वाला पार्ट था ना, जो वेस्टर्न पार्ट था, वो पूरी तरीके से रशिया से उन्होंने ऑयल वगैरह खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो यहां से प्रॉब्लम शुरू होती है जब मेन यूएसए और रशिया के बीच का जो मेन इशू होता है ना, यहाँ पे इमर्ज होना स्टार्ट होता है। नाउ समझिए 1970s के आसपास में आते आते जो यूरोपियन कंट्रीज थे उन्होंने अपने आप को कोल से चेंज करके नेचुरल गैस की तरफ ट्रांजिशन करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए जैसे ही उन्होंने यूरोपियन मतलब कंट्रीज ने कोल से हटे और नेचुरल गैस की तरफ आया, तो उनको एक चीज पता थी कि अगर नेचुरल गैसेस के लिए आपको कहीं पर डिपेंडेंट होना है तो यू हैव ओनली वन कंट्री, दैट इज रशिया। बिकॉज अगर आप मिडिल ईस्ट देखेंगे, मिडिल ईस्ट के पास बहुत सारा ऑयल है, उनके पास बहुत सारा ऑयल है, बट उनके पास बहुत सारा जो है नेचुरल गैसेस प्रेजेंट नहीं है। तो दैट इज वाई। और देखिए एक चीज आपको समझना होगा, जो ऑयल है ना, ऑयल के पास से ही गैस मिलता है, बट गैस को जो मतलब गैस को जो एक्सट्रैक्ट करना होता है, बाहर निकालना होता है, उसका जो टेक्नोलॉजी होता है दैट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम मतलब जिस टेक्नोलॉजी से आप ऑयल को बाहर निकालते हैं। तो आप सेम टेक्नोलॉजी से ऑयल एंड गैस दोनों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए ठीक है। तो ऑल्दो मिडिल ईस्ट के पास ऑयल काफी ज्यादा था, लेकिन रशिया के पास जो टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट थी उससे वो गैस को बहुत अच्छी तरह से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे। ठीक है, दैट इज व्हाई यूरोपियन कंट्री ने यहां पर कहीं ना कहीं सोवियत गैस फील्ड के साथ अपने लिंकेजेस को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। समझना है, ठीक है आपको। यहां पर सोवियत गैस फील्ड ने वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट के साथ अपने मतलब जो भी उनके लिंकेजेस वगैरह थे उसको मतलब लिंक करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी तक हम देख रहे थे सिर्फ ईस्टर्न यूरोप मार्केट जो था वो रशिया के साथ था, बट पूरी तरीके से वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट भी है वो भी कहीं ना कहीं जो मतलब रशिया है, सोवियत यूनियन है, उनके साइड जाना स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है, देखिए ऑल्दो ये बहुत ही अच्छा चल रहा था, ये सब कुछ चीजें मतलब बहुत ही नॉर्मल चल रही थी। रशिया गैस सप्लाई करना स्टार्ट कर चुका था डिफरेंट कंट्रीज को, बट 1981 से लेकर 83 के बीच में क्राइसिस आता है, उसके कारण गैस सप्लाई कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए बंद हो जाता है।
इसके कारण प्राइस जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अचानक से इंक्रीज हो जाते हैं। नाउ जैसे ही प्राइस इंक्रीज होते हैं तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे दे सॉ टुवर्ड्स यूएसए, बिकॉज यूएसए यहाँ पर दूसरा एक टाइप का पोल था, तो यूएसए की तरफ देखा, बट यूएसए के पास उस टाइम गैस वगैरह प्रेजेंट नहीं था बहुत अच्छी क्वांटिटी में, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएसए को यहाँ पर शेल गैस मिल गया था, ठीक है, शेल गैस मिल गया था, बट इसके बावजूद यूएसए के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उस चीज को इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्ट किया जा सके, इसलिए यूएस के पास एक ही चीज था, दैट वाज कोल, ठीक है। अब यूएसए ने ऑफर किया कोल, मतलब सोचिए रशिया का यहाँ पर जो गैस था कुछ दिनों के लिए बंद हो गया, और जब यूरोपियन कंट्रीज ने यूएसए की तरफ देखा तो यूएसए इसके लिए रेडी नहीं था, यूएसए ने ऑफर किया कोल, बट कोल से ही तो हटना चाह रहे थे ना लोग, यूरोपियन कंट्रीज कोल से ही तो कोल से बेसिकली साइड होना चाह रहे थे, दैट इज व्हाई दे डिक्लाइन दिस पर्टिकुलर ऑफर। और रशिया ने, और जो बेसिकली जर्मनी थे, जर्मनी ने यहाँ पर डिसाइड किया कि अब हम रशिया और जर्मनी के बीच में एक डायरेक्ट पाइपलाइन बनाएंगे, ताकि अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता भी, अगर ऐसा कोई क्राइसिस आता भी है तो हमारा जो गैस का सप्लाई है वो यहाँ पर बंद ना हो। यूएस ने ऑल्दो यहाँ पर सैंक्शन वगैरह लगा दिए, बट ऑब्वियसली बाद में ये पर्टिकुलर पाइपलाइन मतलब बन जाती है और यूएस से कोई सैंक्शन वगैरह हटाना पड़ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पर रशिया की बहुत बड़ी जीत हुई थी। नाउ 1991 के आसपास में क्या होता है, यूएसएसआर पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, वहां पर एक सिंगल पावर बचती है, दैट वाज यूएसए, या फिर सिंपल वर्ड्स में NATO, नेटो, ठीक है। अब यूएसए चाहता है कि नेटो जो है वो एक्सपेंड करना स्टार्ट करे ईस्टर्न यूरोप के पार्ट में, वो एक्सपेंड करना स्टार्ट करता भी है, तो जितने भी बाल्टिक स्टेट्स वगैरह, जो बाल्टिक नेशन मतलब बाल्टिक जो सी है उसके आसपास जितने भी स्टेट्स वगैरह है वहां तक पहुंच जाता है। सिमिलरली हम देखते हैं कि रशिया की वैल्यू जो है 1991 के बाद लगातार डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर यूएसए चाहता है कि रशिया का जो भी ये मिजरी चल रहा है ना, जो भी ये बैड टाइम चल रहा है, उस चीज को यूज करे और रशिया का जितना मार्केट था ऑयल का उन सब चीजों को वापस अपनी तरफ खींच ले, यानी कि यूएसए की तरफ मतलब अपनी तरफ खींच ले। नाउ यहाँ पर यूएसए एक प्लान करता है दो चीजों के लिए, यहाँ पर 2008 का टाइम चल रहा होता है, जिस टाइम वो जॉर्जिया और यूक्रेन इन दोनों कंट्री को नेटो के अंदर मिलाना चाहता है, और आप जानते हैं इसके बारे में हमने बात की हुई है, यहीं से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, जब रशिया का सिक्योरिटी कंसर्न्स था यहाँ पर वो प्रॉब्लम इमर्ज होना स्टार्ट होता है, और यहीं से रशिया लगातार फाइट करना स्टार्ट करता है अपने खुद के सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए, ठीक है। बट दैट इज अ टॉपिक फॉर डिफरेंट वीडियो, आपको याद होगा हमने इसके बारे में ऑलरेडी बात की हुई है, तो हम इसके बारे में फिर से मतलब ज्यादा यहाँ पर डीप में नहीं घुसेंगे। ऑलराइट, देखिए समझते हैं अब यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे हम जानते हैं कि रशिया का वैल्यू डिग्रेड होने लगा, बिकॉज 1991 के अंदर ऑब्वियसली यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो चुका था, तो उसके कारण क्या हुआ, रशिया की वैल्यू डिग्रेड हुई, तो रशिया का जो मार्केट था वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। सिमिलरली यूएसए ने यहाँ पर क्या किया, लगातार जो यूरोपियन यूनियन और रशिया का जो मतलब इन्फ्लुएंस था, साथ में जो उनका रिलेशनशिप था उसको डिक्रीज किया, और अपना खुद का जो इन्फ्लुएंस था, जो भी अपना रिलेशनशिप था ईयू के साथ, उन्होंने उसी को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। बट इट वॉज द टाइम ऑफ 2000 के आसपास में, ठीक है, 2000 के आसपास में क्या होता है, देयर वाज अ न्यू मैन इन द पिक्चर, दैट वाज कॉल्ड व्लादिमीर पुतिन। नाउ जब से व्लादिमीर पुतिन केम टू द रशिया ना, तब से रशिया की पिक्चर पूरी तरीके से मतलब चेंज ही हो गई। नाउ पुतिन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेशनलिस्ट। देखिए पुतिन ने यहाँ पर रशिया को रिवाइव करना स्टार्ट किया। पुतिन ने ऑयल को और गैस प्रोडक्शन को बिल्कुल सेंटर पर रखा। उसने बोला कि किसी पर्टिकुलर कंट्री को अगर हमसे ऑयल एंड गैस चाहिए तो हम उसको काफी सस्ते में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर उसने फिर से वही सेम वाला गेम खेलना स्टार्ट किया, और माना जाता है कि पुतिन ने अगले 4 सालों के अंदर जस्ट विद इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स जो भी रशिया का जो ग्लोरी खत्म हो चुका था ऑयल एंड गैस के फील्ड में, उसको फिर से वहां पर रिवाइव किया, जहां पर उसने रशिया ने मतलब जो रशिया का जो एक्सपोर्ट्स वगैरह था उसको 60% इंक्रीज कर दिया, ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू था उसको 25% इंक्रीज कर दिया, और जो रशिया का जो नेशनल रिजर्व था इट वाज बूस्टेड टू ऑलमोस्ट $600 बिलियन। मतलब आप समझ सकते हैं, दिस वॉज द पावर ऑफ पुतिन, दिस इज व्हाट पुतिन डिड। 1991 के अंदर एक बहुत ही एक ह्यूज ब्लो लेने के बाद यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, और उसके बाद रशिया का पावर पूरी तरीके से फिनिश हो गया। बट अगले 9 ईयर्स के अंदर देखो, अगले 9 सालों के अंदर यूएसए ने अपने इस पर्टिकुलर मौके को बहुत बुरी तरीके से यूज किया, और रशिया का जितना मार्केट था सबको यहाँ पर कहीं ना कहीं कैप्चर कर लिया। बट 2000 में जो व्लादिमीर पुतिन नाम का एक पर्सन आता है जो कि रशिया का प्रेसिडेंट बनता है, और उसका जो फर्स्ट टर्म था उसी पर्टिकुलर फर्स्ट टर्म के अंदर उसने रशिया को फिर से यहाँ पर वापस पिक्चर में लाने की कोशिश की। फिर 2004 से लेकर 2008 तक ये फिर से मतलब आते हैं एज सेकंड टर्म इन द प्रेसिडेंट, ठीक है, आते हैं, और उसके बाद फिर से वो डिफरेंट काम वगैरह करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो रशिया था, रशिया ने जो एक चीज स्टार्ट किया, उन्होंने गैस वगैरह को एक इन्फ्लुएंस की तरह स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब गैस को यूज करके उन्होंने अपने आसपास की कंट्री के अंदर अपना रिलेशनशिप को इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया। अब जो यूरोपियन यूनियन, जिसके ऊपर स्टार्टिंग में मतलब जो ये वाली कंट्री जितनी भी थी यूरोपियन कंट्रीज, वो लोग रशिया के ऊपर काफी ज्यादा वो थी डिपेंडेंट थी। अब मानते हैं कि इस टाइम ऑलमोस्ट 60% जो रशिया का जो गैस एक्सपोर्ट था वो यूरोपियन यूनियन की तरफ होता था। अब ये चीज डिक्रीज हो चुका था। एक चीज हम जानते हैं कि उनका मेन कस्टमर कौन था, जर्मनी। अब यहां पर रशिया ने एक चीज जर्मनी को फिर से याद दिलानी स्टार्ट की कि जो जर्मनी है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर कौन रहा है, दैट वाज रशिया। भले ही कुछ भी प्रॉब्लम हो, भले ही कोल्ड वॉर आ गया हो, भले ही सोवियत यूनियन ब्रेक हो गया हो, लेकिन जर्मनी को ऑयल एंड गैस वगैरह प्रोवाइड करना रशिया ने कभी भी छोड़ा नहीं। मतलब दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स जो कि जर्मनी ने यहाँ पे लिया। तो इसी चीज के लिए यहाँ पर जर्मनी ने ये देखा कि ठीक है, अगर हमें अपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना है तो एक चीज जो हमें चाहिए, दैट इज पाइपलाइन। तो यहाँ पे जर्मनी और जो रशिया था उन दोनों के बीच में न्यू पाइपलाइंस बनने स्टार्ट हुए। आपको याद होगा हमने पहले भी बात की, पाइपलाइन पहले भी फॉर्म हो रहे थे, बट यहाँ पे थोड़े से लॉन्गर पाइपलाइंस वगैरह फॉर्म होने स्टार्ट हुए।
नो, इस बार जो रशिया ने जो पाइपलाइन फॉर्म किया उसको आसपास की कंट्री यानी कि बेलारूस, जो पोलैंड है, उन सब के आसपास के एरिया से भी उसने मूव करना स्टार्ट किया ताकि इन सब जो कंट्रीज हैं उनके साथ भी अपने रिलेशनशिप को फिर से इंप्रूव कर सके। और अभी रशिया ने क्या किया, 35 से 40% जो कि यूरोपियन यूनियन की गैस का नीड्स था ना, उसको अकेले यहाँ पर भरपाई करना स्टार्ट कर दिया, फुलफिल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें आपको समझिए, दिस इज रशिया। रशिया ने बहुत सारे मल्टीपल पाइपलाइंस बनाए हैं, ऐसा नहीं कि रशिया ने कोई एक या दो पाइपलाइंस बनाए हुए हैं, रशिया ने मल्टीपल बनाए हुए हैं। आप जो ये ऊपर वाले देख रहे हैं, दिस इज नॉर्थ स्ट्रीम 1, दिस इज नॉर्थ स्ट्रीम 2, बट इसके अलावा देयर इज मैनी, मतलब बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट पाइपलाइंस ऑलरेडी प्रेजेंट है। देखिए, ये पाइपलाइन इसके बारे में बात कर रहे हैं जो कि बेलारूस पोलैंड से निकलते हुए जर्मनी जाता है और जर्मनी को बहुत सारे गैस वगैरह प्रोवाइड करता है। नाउ ऐसे ही मल्टीपल पाइपलाइंस वगैरह रशिया ने बनाए और उसके थ्रू जो यूरोपियन यूनियन थे उनको गैस वगैरह प्रोवाइड करना फिर से स्टार्ट किया। नाउ 2000 के आसपास में क्या हुआ, यूरोपियन यूनियन ने एक चीज मतलब देखा कि रशिया जो है बहुत ही स्टेबली, मतलब जो रशिया है बहुत ही स्टेबली, बहुत ही कंसिस्टेंटली लगातार गैस वगैरह प्रोवाइड कर रहा है हमें। मतलब रशिया ने डिस्पाइट द फैक्ट कि 1991 के अंदर यूएस डिसइंटीग्रेट हुआ, कोल्ड वॉर चल रहा था, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, बट इसके बावजूद रशिया ने कभी भी जो यूरोपियन यूनियन था उनको गैस देना बंद नहीं किया। ठीक है, अब 2004 के आसपास में क्या होता है, यूक्रेन के अंदर एक टाइप का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आता है। आपको याद होगा हमने इसके बारे में बात की हुई है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आता है, तो उसके कारण क्या होता है, जो यूक्रेन है वो कहीं ना कहीं गैस देने से मना करता है। देखिए, इस पर्टिकुलर मैप को एक बार फिर से देखिए। अब देखेंगे रशिया से एक पाइपलाइन ऐसी भी है जो कि यूक्रेन के थ्रू जाती है और उसके बाद पोलैंड जर्मनी मतलब होकर जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, रशिया और यूक्रेन के बीच में प्रॉब्लम चल रही थी और यूक्रेन ने यहाँ पर बोल दिया कि अब हम यहाँ पर एम्बार्गो लगा देंगे, यहाँ पर हम बंद कर देंगे और जो भी गैस वगैरह है उसको हम आगे नहीं मूव करने देंगे। तो पोलैंड और जर्मनी को एक चीज समझ आ गई कि अगर हम यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर या फिर किसी सेकंड कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हुए तो कल को फ्यूचर में वो भी हमारे ऊपर कोई ना कोई एम्बार्गो लगा सकते हैं, हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकते हैं और हमारा फिर गैस का सप्लाई बंद हो जाएगा। इस चीज को रोकने के लिए यहां पर जो एक चीज डिसाइड किया गया, दैट वाज कि एक डायरेक्ट लिंक होना चाहिए बिटवीन रशिया एंड जर्मनी। एक डायरेक्ट लिंक की बात की गई और उसी पर्टिकुलर डायरेक्ट लिंक को नाम दिया गया नॉर्थ स्ट्रीम 2, मतलब नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन। ठीक है, ये चीज स्टार्ट किया गया। अब देखिए, नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन थी, टोटल 2 पाइपलाइन है इसके अंदर, 1 एंड 2, दोनों ही बहुत ही गेम चेंजर्स की तरह यहां पर हुए हैं, बिकॉज ये दोनों ही जर्मनी की एंटायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट को अकेले ही फुलफिल कर सकते हैं। मतलब अगर नॉर्थ स्ट्रीम 1 एंड नॉर्थ स्ट्रीम 2 प्रॉपर्ली फंक्शन करता है तो यहां पर जर्मनी को किसी और से ₹1 का भी ऑयल खरीदने की जरूरत नहीं है। दिस इज द काइंड ऑफ पावर जो कि नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 वो लेकर आते हैं। ना एक चीज समझना है, जब नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 यहां पर आते हैं तो सबसे ज्यादा घाटा किसको होगा, समझिए, सबसे ज्यादा घाटा होगा बेलारूस को, यूक्रेन को, पोलैंड को, रोमानिया को, इन सब कंट्री को, जिसके थ्रू अभी तक जो पाइपलाइन जाता था और इन पाइपलाइन के बदले इनको पैसा मिलता था। ठीक है, अब ये पैसा मिलना इनका बंद हो जाएगा, बिकॉज देखिए ये सारा का सारा जाएगा यहाँ पर डिफरेंट सी रूट से। अगर सी रूट से जाएगा तो ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर कंट्री का जो लैंड रूट है उसको यूज नहीं करेगा, उसके बदले में उसको ट्रांजिट वगैरह नहीं मिलेगा। तो उसके कारण यूक्रेन और जितने भी यूरोपियन ट्रांजिशन कंट्रीज थी उनको रेवेन्यू वगैरह मिलना बंद हो गया, एंड दैट इज वाई यहाँ पे प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट हुई। यहाँ पर क्या हुआ, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट वगैरह मतलब होना स्टार्ट हुआ। तो जर्मनी के अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, जो रशिया था उसके अगेंस्ट बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री ने मिलकर के यहाँ पर यूएस का सपोर्ट लिया और यूएस तो आप जानते हैं पहले से ही रशिया के अगेंस्ट बैठा हुआ था कि किस तरीके से नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बंद करना है। तो सिमिलरली यहाँ पर यूएस ने भी सपोर्ट किया और यहाँ पर इन्होंने तीनों ने मिलकर, मतलब बहुत सारी कंट्री ने मिलकर 3C इनिशिएटिव स्टार्ट किया। देखिए 3C इनिशिएटिव के अंदर टोटल 12 कंट्रीज थे इंक्लूडिंग यूएसए। इन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि बाल्टिक्स मतलब जो बाल्टिक सी है, एडिक्टिक सी और जो ब्लैक सी है, तीनों के अंदर अपने खुद के हम कुछ यहाँ पर ऐसे पाइपलाइंस वगैरह बनाएंगे जिसके थ्रू हम गैस वगैरह सप्लाई कर पाएंगे। देखिए दिस इज बाल्टिक सी जो कि नॉर्थ वाले पार्ट में प्रेजेंट है। देखिए अब ध्यान से देखिए, अगर आप बाल्टिक सी को देखेंगे तो रशिया यहाँ पे प्रेजेंट है, रशिया यहाँ से काफी सारे गैस वगैरह प्रोवाइड करता है। ऑलराइट, सिमिलरली आप देखिए ब्लैक सी है, ये भी ऐसा पार्ट है जहां से रशिया जो गैस वगैरह प्रोवाइड करता है। दिस इज एड्रियाटिक सी, ये वो पार्ट है जहां से रशिया मतलब इस तरीके से मूव करता है अपने गैस की पाइपलाइंस को यूरोपियन यूनियन के बीच में, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट के अंदर। ठीक है, तो इन तीनों टोटल 12 कंट्री ने साथ में मिलकर 3 सीज के ऊपर अपने एम्बार्गो लगाने स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि इस पर्टिकुलर एरिया से हम रशिया को मूव नहीं करने देंगे, बट ऑब्वियसली हम जानते हैं यहाँ पर कोई फायदा हुआ नहीं इसका, और रशिया ने यहाँ पे इस चीज को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया और हम जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की बात करते हैं वो यहीं पे मूव हुआ है। ठीक है, तो टेक्निकली वो बाल्टिक सी से ही मूव करता है और किसी पर्टिकुलर कंट्री ने यहाँ पर कुछ किया नहीं है। ऑलराइट, अब समझते हैं यूएस के शेल गैस के बारे में। अब देखिए अभी तक रशिया जो था वो सबसे प्रोमिनेंट प्लेयर इसलिए था बिकॉज उसको सबसे बड़ा कंपेटिटर था यानी कि यूएसए, उसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिसके थ्रू वो अपने शेल गैस को निकाल सके। 1950s के आसपास में जो यूएसए का शेल गैस था उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, मतलब बेसिकली वो मिलता है। ठीक है, शेल गैस मिलता है ना। यूएस को खुद पता नहीं था इससे पहले कि उनके पास इतना बड़ा गैस का रिजर्व है, बट 1950s के आसपास में जब उनके पास शेल गैस का रिजर्व निकलता है तो कहीं ना कहीं एक टाइप का रेवोल्यूशन आ गया, जहां माना जाता है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जो गैस है वो भी यहाँ पर यूएसए बन गया। सही है, समझना है। तो राइट नाउ वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गैस है दैट इज यूएसए। अब देखिए 1973 के आसपास में क्या होता है, जो यूएस का जो शेल गैस का प्रोडक्शन था वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया और वो मेजर एक्सपोर्टर बन गया एलएनजी का, मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया। अभी तक देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट वो था प्रोड्यूसर था, अब वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया।
अब क्या हुआ, इसका मेन एम ये था, यूएस का मेन एम ये था कि किस तरीके से रशिया का जो मार्केट है उसको फिर से कैप्चर करना है, रशिया के मार्केट को यहाँ पे हटाना है, ठीक है। इसको हटाने के लिए इसने अपने डिफरेंट डिफरेंट काम वगैरह स्टार्ट किया, और राइट नाउ माना जाता है कि यूएस का जो शेल गैस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के या फिर इंटरनेशनल गैस के मार्केट में, जहां पर ऑलमोस्ट 22 बिलियन क्यूबिक मीटर्स यानी कि ऑलमोस्ट 12 बिलियन डॉलर्स का जो ये मतलब शेल गैस है वो उसने 2021 के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है। मतलब इतना सारा गैस ये हर साल एनुअली प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी चीज को डेवलप करने के लिए यूएसए ने यहाँ पर और भी सारे एफर्ट्स लगाने स्टार्ट किए। नाउ दिस इज काइंड ऑफ मैप, आप मैप को देख सकते हैं, दिस इज यूएसए, ठीक है। यूएस के ऊपर यहाँ पे कनाडा वाला पार्ट स्टार्ट होता है, तो उसको छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, अब यूएस को देखिए, और यहाँ पर यूएसए है, नीचे वाला पार्ट मैक्सिको है। ऑलराइट, अब देखिए अगर आप यूएसए को देखेंगे यहाँ पर, तो आप जितने भी यहाँ पर जो ये कलरफुल चीजें देख रहे हैं ना, वो सब का सब ऐसे प्लेसेस जहाँ पर आपको शेल गैस मिलने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। ये सारा का सारा चीज एक दिन में डिस्कवर नहीं हुआ था, इट वॉज डिस्कवर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट जैसे जैसे डिस्कवर होना स्टार्ट हुआ, यूएसए को एक चीज समझ आ गई कि अब हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे यहाँ पर अपना खुद का गैस रिजर्व है। और एक चीज आपको समझना है, 1950s के आसपास में जब यूएसए को गैस रिजर्व मिलता है ना, दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट पावर, जिसके कारण यूएसए सुपर पावर बन पाया। यूएसए के पास सुपर पावर बनने के कुछ फैक्टर्स हैं, देखिए मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताता हूं। फर्स्ट फैक्टर इज जियोग्राफिकल लोकेशन। जियोग्राफिकल लोकेशन मतलब अगर आप देखेंगे यूएसए के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखेंगे, यूरोपियन कंट्री को देखेंगे, तो सारी कंट्री बहुत ही क्लोज है। इसका यूएसए का जो यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इतना ज्यादा अलग से हटके है कि कोई भी कंट्री अगर अटैक करना भी चाहेगा, मतलब ऑब्वियसली कनाडा और मैक्सिको छोड़ के, और ये दोनों कभी अटैक करेंगे नहीं, और इन दोनों को छोड़ के अगर कोई भी अटैक करेगा भी तो उसको सी के रूट से आना पड़ेगा या फिर एयर के रूट से आना पड़ेगा, बस उसके लिए यूएस के डिफेंस पावर इक्वली स्ट्रांग है। तो सेकंड फैक्टर हो गया यूएस के डिफेंस फैक्टर। थर्ड इज इसका लार्ज साइज, बहुत ही लार्ज साइज है। फोर्थ इसके लार्ज इकोनॉमी, इकोनॉमी इसकी बहुत लार्ज है, इकोनॉमी इसकी लार्ज है, उसके वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है इसका गैस के जो रिजर्व वगैरह है। फिफ्थ इज इसका जो इसका हेजेमनी वगैरह है, ठीक है, ये सब चीजें। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्योग्राफी हो गया, डिफेंस हो गया, इसका लैंड साइज हो गया, इसका इकोनॉमी हो गया, इसका हेजेमनी हो गया, ये सब मिलाकर कहीं ना कहीं यूएस को एक सुपर पावर बनाती है। ये कोई सिंगल फैक्टर नहीं था। तो 1950s के अंदर जो गैस मिला था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जिसके थ्रू यूएस एक्चुअली अपने आप को सुपर पावर की तरह एस्टैब्लिश कर पाया, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। ऑलराइट, अब देखिए यूएसए का मेन काम क्या था। यूएसए का मेन काम था किसी तरीके से रशिया का जो मार्केट था उसको कैप्चर करना, रशिया को इस पर्टिकुलर गेम से बाहर करना, बिकॉज रशिया के पास जो गैस है वो भी काफी ज्यादा प्रेजेंट है, यानी कि रशिया का गैस भी कभी यहाँ पर फिनिश होने वाला नहीं है। ऑलराइट, अब यहां पर समझना है आपको, अब यूएसए ने जो यहां पर शेल गैस को निकालना स्टार्ट किया, तो माना जाता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जहां पर अगर जो ग्रीन एक्टिविज्म वाले हैं, जो ग्रीन एक्टिविस्ट है, जो कि एनवायरमेंट को लेकर कंसर्न रहते हैं, अगर उनकी बात करेंगे तो वो लोग कहीं ना कहीं मना करते हैं कि हम जो शेल गैस को निकाल रहे हैं ना यूएसए के अंदर से, वो एनवायरमेंटली अनसस्टेनेबल है, मतलब एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। तो यूएसए ने इस पर्टिकुलर चीज का भी यहां पर तोड़ निकाल रखा है। यूएसए ने ये बोल रखा है कि अगर कल को कोई ग्रीन एक्टिविज्म होता भी है और जो यूएस का शेल गैस है उसका प्रोडक्शन कम होता भी है, तो उसके बावजूद जो ईरान हो गया, कतर हो गया, इन सब के यहाँ पर जो गैस रिजर्व है उसको हम डायरेक्ट सप्लाई में मतलब ला देंगे यूरोपियन यूनियन के लिए। बेसिकली यूएसए का मेन मकसद यह है कि रशिया सप्लाई नहीं करेगा, बाकी कोई भी कर ले, ठीक है, समझ रहे हैं आप। रशिया को सप्लाई नहीं करने देना है, बाकी कोई भी कर ले, ये यूएसए का यहाँ पर मेन जो पॉलिसी है, मतलब ऑयल पॉलिसी है, वो चल रहा है। सिमिलरली अगर आप जर्मनी को देखेंगे, देखिए जर्मनी का अगर आप पिछले 2 महीने का स्टांस देखेंगे, तो आप देखें जर्मनी स्टार्टिंग में रशिया के बिल्कुल सपोर्ट में था। आपको याद होगा जो मिन्स्क एग्रीमेंट, मिन्स्क 1, मिन्स्क 2, इन सब के अंदर जो जर्मनी था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर था। उसके बाद एक आपको याद होगा नॉर्मंडी फॉर्मेट टॉक हुआ था, राइट। नॉर्मंडी फॉर्मेट टॉक, उसके अंदर एक तो यहाँ पर रशिया था, एक यूक्रेन था, एक जर्मनी था, एक फ्रांस था, तो अगेन यहाँ पे जर्मनी था। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टॉक्स हुए हैं, हर एक में जर्मनी जो है रशिया के साथ रही है। क्यों? बिकॉज रशिया जो था वो जर्मनी का एक रिलायबल पार्टनर रहा है, गैस का एक पार्टनर रहा है, जिसने जर्मनी को हमेशा गैस प्रोवाइड किया। बट इन द लास्ट 2 वीक्स जब से यूक्रेन के ऊपर अटैक हुआ है, स्पेशली रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है, तब से जर्मनी भी कहीं ना कहीं रशिया से दूर जाना स्टार्ट कर रहा है। आपको याद होगा हमने ये लगातार बात की है कि बिकॉज ऑफ दिस अटैक ऑन यूक्रेन, रशिया ने अपने बहुत सारे रिलायबल पार्टनर को छोड़ दिया, मतलब बहुत सारे रिलायबल पार्टनर को खो दिया है एक्चुअली यहाँ पर। तो उनमें से जर्मनी भी एक था। जर्मनी एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर था यूएसए का, सॉरी रशिया का, और वो कहीं ना कहीं उसने मतलब इस चीज को खो दिया है। अगर आप देखेंगे जो जर्मनी के जो चांसलर है ओलाफ स्कॉल्ज, उन्होंने भी इस चीज को अब कहीं ना कहीं मानने से मना कर दिया कि वो रशिया की डायरेक्टली हेल्प करना चाहते हैं। सिमिलरली यूएस ने भी इस पर्टिकुलर मौके को बुनाया, और अभी रिसेंटली यूएस और जो जर्मनी था उनके जो हेड्स थे, हेड ऑफ द स्टेट थे, उनकी मीटिंग हुई थी, और यहाँ पर जो बाइडेन ने एक स्टेटमेंट बोला। जो बाइडेन ने बोला दैट देयर विल बी नो लॉन्गर बी अ नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन एंड वी विल ब्रिंग एन एंड टू इट। सोचिए, ये स्टेटमेंट बोलने के बावजूद हम जानते हैं कि इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन जो है जर्मनी के ऊपर पड़ने वाला है, इसके बावजूद जर्मनी ने इसके अगेंस्ट एक भी शब्द नहीं बोला। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं जर्मनी का जो स्टेटमेंट, जो जर्मनी का जो भी यहाँ पर इंटरेस्ट था, वो भी कहीं ना कहीं सब चीजों से हटना स्टार्ट हो गया।
नो, एक चीज और, जर्मनी को लगातार यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है कि आप रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को फिलहाल के लिए कट कर दीजिए, अपने टाइज को यहाँ पर हटा दीजिए। और सेकंड चीज ये है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 का जो पाइपलाइन है उसको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया गया फॉर द टाइम बिंग। नेक्स्ट चीज ये है कि जो मिस्टर स्कॉल्स है, यानी कि जो जर्मनी के चांसलर है, उन्होंने जो पहले रशिया के मतलब साइड हुआ करते थे, अब वो कहीं ना कहीं चेंज होकर नेटो यानी कि यूएसए के साइड भी होना स्टार्ट हो गए हैं। सिमिलरली नॉर्थ स्ट्रीम 2 को अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही वेल चूजन टारगेट है जो कि यूएसए टारगेट कर रहा है। क्यों टारगेट कर रहा है? बिकॉज अगर आप नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को देखेंगे तो इसमें सारा का सारा जो 100% स्टेक है ना, वो कहीं ना कहीं रशियन कंपनी का है। उस कंपनी का नाम है गैसप्रॉम, उस गैसप्रॉम कंपनी का है। अगर इससे पहले अगर आप नॉर्थ स्ट्रीम 1 को देखेंगे, नॉर्थ स्ट्रीम 1 के ऊपर अभी तक अटैक नहीं हुए। अगर आपने एक चीज को फोकस किया होगा तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 के ऊपर तो लगातार फोकस मतलब अटैक हो रहे हैं, सैंक्शन लग रहे हैं, बट 1 के ऊपर क्यों नहीं अभी तक सैंक्शन लगा है? 1 के ऊपर सैंक्शन इसलिए नहीं लगा है बिकॉज यूरोपियन यूनियन, जो यूनियन की कंट्रीज है, वो अभी भी इसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। और सेकंड चीज, इसका जो ओनरशिप है ना, दैट इज नॉट डायरेक्टली ओन्ड बाय द रशिया, एंड इसकी जो ओनरशिप है दैट इज ओन्ड बाय यूरोपियन कंपनीज। बहुत सारी यूरोप की कंपनीज है जो कि इसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठी हुई हैं यूरोपियन नॉर्थ स्ट्रीम 1 के अंदर। इसी कारण अभी तक नॉर्थ स्ट्रीम जो 1 है उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं हुआ है, बट नॉर्थ स्ट्रीम 2 के ऊपर लगातार काफी सारे अटैक्स होने स्टार्ट हो गए हैं। सेकंड चीज, नॉर्थ स्ट्रीम जो प्रोजेक्ट है उसका कैपेसिटी इतना लार्ज हो चुका है कि राइट नाउ रशिया का जितना भी रिजर्व्स वगैरह है, जितना भी रिजर्व वगैरह, उनसे सबसे ज्यादा गैस वगैरह वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 को मतलब प्रोवाइड करता है। सिमिलरली रशिया ने भी एक डील किया है चाइना के साथ कि उनको भी गैस प्रोवाइड करेगा, बट अगेन चाइना से कहीं ज्यादा गैस वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के थ्रू यूरोपियन यूनियन को प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज वाई नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन रशिया के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नो, यूएस का एग्जैक्टली जो भी क्या मतलब जो भी पॉलिसी वगैरह चल रहा है उसके क्या इंप्लीकेशन होने वाले हैं वो तो हमें मालूम नहीं है, वो भी पूरी तरीके से अनक्लियर है बिकॉज दिस इज टू सून टू से। बिकॉज अभी जो इन्वेजन वगैरह स्टार्ट हुआ है वो 24 फरवरी को हुआ था, मतलब इट हैज बीन अराउंड 2 वीक्स, बट द पॉइंट इज कि अभी हमारे पास एक क्लियर पिक्चर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये चीज इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो मिस्टर पुतिन है, जो व्लादिमीर पुतिन है, उनका गैम्बल किस तरीके से प्ले आउट करता है। देखिए, अगर पुतिन चाहते तो सिंपली जो डॉनबास रीजन था उसको सिंपली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके बाहर हट सकते थे, बट उन्होंने जो पूरा का पूरा वॉर चूज कर लिया है ना, उसके कारण एग्जैक्टली क्या क्या होने वाला है वो अभी पूरी तरीके से अनक्लियर है। सिमिलरली जो यूरोपियन यूनियन है इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो यूरोपियन यूनियन का जितने भी कंट्रीज हैं वो लोग क्या यहाँ पर मिलिट्री डायमेंशन को यूज करते हैं या फिर नहीं करते हैं, क्या रशिया के ऊपर एक अटैक करते हैं, क्या फिर रशिया को यूक्रेन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, क्या होता है एग्जैक्टली, ये सब डिपेंड करता है। मतलब इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली क्या स्टेप्स यूरोपियन यूनियन लेगा, उसके हिसाब से फिर रशिया यहाँ पर नेक्स्ट मतलब जो भी करेगा। द पॉइंट इज कि लेट्स होप कि ये वॉर एस्केलेट ना हो, राइट, बिकॉज ये वॉर एस्केलेट होने के कारण देखिए जो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, जो इकोनॉमिक चेंजेस वगैरह आ रहे हैं, जो वर्ल्ड के लेवल पर जो भी यहाँ पर आ रहा है, उन सब कुछ चीजों को मतलब प्लीज आप थोड़ा सा साइड में रख के देखिए। और यूक्रेन का जो इशू है, यूक्रेन को समझिए, यूक्रेन के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रखा है, जो वहाँ के सिविलियन लोग हैं जिनकी कोई गलती नहीं है, उनके ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई है, उस चीजों को ध्यान में रखकर हमें इस पर्टिकुलर वॉर को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली यूएसए को, रशिया को, जितने भी वर्ल्ड की जितने भी पावर्स वगैरह हैं, उन सबको यहाँ पर साथ आना होगा और इस पर्टिकुलर वॉर को पूरी तरीके से फिनिश करना होगा। ये इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल का मेन क्रक्स था। आई होप आप समझ गए इस चीज को कि एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते थे ऑथर इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नाउ इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर हम बात करने वाले हैं क्वाड के बारे में, और क्वाड का जो अनइजीनेस है वो किस तरीके से यहाँ पर साबित हुआ है। नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली क्वाड की एक वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसके अंदर 4 कंट्री जो आप जानते हैं, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चारों कंट्रीज रिसेंटली मिले हैं और उन्होंने जो मेन जो बात की है दैट वाज ऑन यूक्रेन के अंदर जो इन्वेजन वगैरह हो गया उसके बारे में बात की है। सिमिलरली इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें की गई है कि इंडो पैसिफिक जो इंडो पैसिफिक का रीजन है उसमें कैसे मैरिटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट कर सकते हैं। द पॉइंट इज कि मेन जो बात हुई है दैट वाज ऑन यूक्रेन। अब देखिए, एक चीज आपको समझना है, जितने भी क्वाड कंट्रीज हैं, ऑल्दो मतलब किसी भी तरह के मतलब साइड रहे, बट उनका अभी रिसेंटली अभी भी उनका जो कमिटमेंट है वो सेम ही है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए। जितने भी कंट्रीज हैं उनको उनकी सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना है, हर एक कंट्री को मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन से बचाना है। ये बेसिक चीजें हो गई। अब समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, एक जो मेन कंसर्न है जो क्वाड कंट्रीज का दैट वाज यूक्रेन। नाउ जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान का मेन कंसर्न ये है कि इंडिया जो है, इंडिया एक्सप्लिसिटली रशिया के अगेंस्ट क्यों नहीं बोल रही है। बिकॉज देखिए, इंडिया राइट नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है। अगर इंडिया रशिया के अगेंस्ट नहीं बोल रही है तो ये कहीं ना कहीं यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीनों को कहीं ना कहीं खटक रहा है ये चीज। तीनों ही चाहते हैं कि इंडिया जो है रशिया के अगेंस्ट बोले ताकि रशिया के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन लिया जा सके। बट अगर आप समझेंगे, रशिया के अगेंस्ट यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का रॉन्ग स्टेटमेंट इंडिया के द्वारा अभी तक नहीं दिया गया। अगर आप यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान तीनों कंट्री के बारे में बात करेंगे, तीनों ने कहीं ना कहीं जो रशिया का अग्रेशन था उसको यहाँ पर कंडेम करना स्टार्ट कर दिया और साथ ही साथ उनके अगेंस्ट सैंक्शन लगाए हैं। बट इंडिया ने यहाँ पर ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया। इंडिया ने सिंपली अपने आप को इन सब चीजों से रिफ्रेन किया, एब्सटेन किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अभी तक ऑल एक मीटिंग मतलब एक ऐसा वोटिंग हो चुका है। यूएन जनरल असेंबली के अंदर यहाँ पर 2 वोटिंग हो चुके हैं और तीनों ही वोटिंग के अंदर मतलब इंडिया ने अपने आप को एब्सटेंट कर लिया। मतलब ना ही हाँ बोला, ना ही ना बोला, मतलब ना ही यस ना ही नो, मतलब सिंपली एब्सटेंट कर लिया, मतलब वोटिंग ही नहीं की। अगर आप यहां पर इशू के बारे में देखेंगे कि जो रशिया यूक्रेन का इशू है उसको किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान जो है ये तीनों ही कंट्रीज पर्टिकुलर इशू को डायरेक्टली एक रशिया का अटेम्प्ट बोल रहे हैं कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी को चेंज करने का, मतलब ये एक टाइप का स्टेटस को चेंज करने का एक सिंपल सा एक वो बोल रहे हैं। मतलब कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान इन तीनों का स्टेटमेंट ये है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया है और रशिया यहां पर गलत कर रहा है। ठीक है,
बट अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया ने यहाँ पर यूक्रेन को डायरेक्टली स्टेटमेंट आज तक अभी तक जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं उसमें यूक्रेन को डायरेक्टली नहीं बोला गया है, उसमें डायरेक्टली ये नहीं बोला गया है कि किसके ऊपर अटैक हुआ है। सिंगल स्टेटमेंट जो ये बोला गया है कि हमें जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वगैरह है उसको प्रोवाइड करना है और डिजास्टर को वहां पर पूरी तरीके से फिनिश करना है और वॉर को जल्दी से जल्दी खत्म करना है। इसका मतलब क्या है, ना ही रशिया को डायरेक्टली नेम किया जा रहा है हमारे इंडिया के स्टेटमेंट में, ना ही यूक्रेन को डायरेक्टली नेम किया जा रहा है। बट द पॉइंट इज कि कब तक हम अपने आप को इस पर्टिकुलर चीज से साइड रखेंगे, बिकॉज वी हैव टू मतलब एक चीज तो हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि रशिया का जो एक्शन है वो सही है या फिर गलत है। तो एक चीज आप समझिए, रशिया का जो एक्शन है ये बहुत ही मतलब एक ऐसा यहाँ पर चॉइस इंडिया के सामने आ गया है। ये बेसिकली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरह है। देखिए इंडिया अभी तक जिस पॉलिसी को फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड एज NAM पॉलिसी। इसका मतलब क्या है, नॉन अलाइन पॉलिसी। नॉन अलाइन का मतलब क्या होता है, नॉन अलाइन का मतलब होता है ना हम तुम्हारे साथ मिलेंगे ना हम तुम्हारे साथ मिलेंगे, हम अपना मिडिल पाथ को चूज करेंगे। ये होता है, ये है बेसिकली इंडिया का मतलब। द पॉइंट इज कि इंडिया यहाँ पर अभी तक NAM का पॉलिसी फॉलो कर रहा था और अभी भी एक्चुअली मतलब ऑन पेपर तो अभी भी हम NAM का पॉलिसी ही फॉलो कर रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग मॉस्को की तरफ जो है वो क्लोज जा रहे हैं। मॉस्को यानी कि रशिया की तरफ अगर हम क्लोज जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ऑल्दो हम डिस्पाइट द फैक्ट कि हम NAM को चूज कर रहे हैं बट इसके बावजूद हमने अपने NAM का जो मतलब जो डेफिनेशन है वो अपने हिसाब से चेंज कर लिया। देखिए डिस्पाइट द फैक्ट कि हम ये बोल रहे हैं कि हम NAM के अंदर है और हम ना ही यूएसए की तरफ मूव करेंगे ना ही रशिया की तरफ मूव करेंगे और ऑन पेपर हमने रशिया की तरफ अभी तक मूव किया भी नहीं है। समझिए, हमने अभी तक एक बार भी रशिया को सपोर्ट नहीं किया है। बट द पॉइंट इज कि हमने रशिया को अपोज भी नहीं किया है, दैट इज वाई इनडायरेक्टली हम रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, NAM की जो हमारी डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी अब चेंज हो रही है। सिमिलरली एक प्रॉब्लम जो इंडिया के लिए एक और है, आप जानते हैं कि रशिया से हम एक S-400 मिसाइल खरीद रहे हैं। तो S-400 मिसाइल को लेकर आपको याद होगा एक कार्सा लगने का एक जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा है जो यूएस लगा सकता है। कार्सा का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्सा का मतलब होता है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ठीक है, मतलब जितने भी अमेरिका के एडवर्सरीज हैं उनको सैंक्शन के थ्रू यहाँ पर काउंटर करने का बेसिकली तरीका है। तो कोई भी ऐसा कंट्री जो कि रशिया से कोई भी चीज खरीदता है, कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट जो खरीदता है, उसके ऊपर यूएसए या फिर जो डिफरेंट कंट्रीज है वो सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर देती है, उनको अपने सामान वगैरह बेचना स्टार्ट कर देती है, मतलब वो करती है, बंद कर देती है। तो एक चीज समझिए, इंडिया के लिए सिर्फ रशिया इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया के लिए यूएसए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इंडिया अपने आप को यहाँ पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है ग्लोबल पावर की तरफ। इंडिया अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा है और इंडिया को अगर उठना है तो उसके लिए रशिया और यूएसए दोनों का सपोर्ट चाहिए होगा। तो ऐसा ना हो कि हम रशिया को मतलब सपोर्ट के चक्कर में कहीं हम यूएसए का सपोर्ट ना खो दें, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और राइट नाउ हम एक ऐसे प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि हो सकता है कि यूएसए हमारे ऊपर कार्सा लगा दे। नो, अभी तक तो ऑल्दो यूएसए ने हमारे ऊपर कार्सा नहीं लगाया है, बट व्हाट इज द गारंटी कि अगर इंडिया लगातार सेम स्टैंसेस लेता रहेगा तो आगे भी जाकर यूएसए ये कार्सा मतलब नहीं लगाएगा, इस बात की गारंटी क्या है। नो, एक चीज समझिए, यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसके बारे में डिस्कशन लगातार होते रहेंगे, क्वाड पे और भी बहुत सारे जो मीटिंग के फोरम्स है हर एक पे होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब ये पर्टिकुलर जो यहाँ पर जो ये बातचीत है यहाँ पर फिनिश होने, बट आपको यहाँ पर एक बिगर पिक्चर समझना होगा। देखिए बिगर पिक्चर ये है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री जो कि NAM को फॉलो करती थी, इसको भी कहीं ना कहीं रशिया ने फोर्स कर दिया। मतलब आप सोचिए, इनडायरेक्टली फोर्स ही तो कर दिया एक साइड को चूज करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसी नेटो कंट्रीज और रशिया दोनों ने साथ में मिलकर कहीं ना कहीं इंडिया जो अभी तक बहुत ही प्राउड थी नॉन अलाइनमेंट की, उस चीज को भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फोर्स कर दिया है एक पर्टिकुलर साइड को पिक करने के लिए। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि इंडिया को अपनी पॉलिसी से, इंडिया को अपने फिलोसफी से यहाँ पर कहीं ना कहीं साइड होना पड़ गया। बट अगर आप सेकंड साइड देखेंगे तो देखिए एक ये चीज तो नहीं है कि इंडिया को पूरी तरीके से मतलब एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इंडिया को साइड कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज क्वाड को इंडिया की बहुत जरूरत है। बिकॉज देखिए इंडिया एक इमर्जिंग पावर है। और सेकंड चीज, अगर चाइना को काउंटर करना है आपको, देयर इज ओनली वन कंट्री जो कि कर सकता है, जो कि उसके पास में, दैट इज इंडिया। नाउ इसलिए बोला गया, ऑथर के द्वारा ये बोला जाता है कि इंडिया को अपना एक रिजॉल्व, अपना एक पेशेंस यहाँ पे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। हम ऑल्दो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट द पॉइंट इज कि अगर रशिया गलत कर रहा है तो हमें उसके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट जारी करना जरूरी है। रशिया को रोकना यहाँ पे जरूरी है। रशिया को जो सपोर्ट मिल रहा है, रशिया को जो मोटिवेशन मिल रहा है ना, वो इस बात से नहीं मिल रहा है कि रशिया के पास वेपन्स बहुत सारे। रशिया को मतलब सपोर्ट इस बात से मिल रहा है कि अभी भी कुछ कंट्री ऐसी हैं जो कि रशिया के साथ खड़ी हैं, एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। रशिया के अंदर जैसे जो मतलब रशिया ने जो यूक्रेन के अंदर वॉर क्राइम्स वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं, वो आगे जाकर जेनेवा कन्वेंशन, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इन सबको वायलेट करने वाला है। तो इन सब चीजों को अगर रोकना है, इन सब चीजों को अगर हमें फिनिश करना है तो हमें आज ही करना होगा। वी कैन नॉट वेट फॉर द फ्यूचर। हमें आज ही डिसीजंस लेने होंगे। देखिए इस बात में कुछ गलत नहीं है कि हम रशिया के साथ में बैठे हुए हैं, बट द पॉइंट इज अगर रशिया गलत कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में बैठना भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप गांधी जी को जानते हैं, राइट? गांधी जी का एक स्टेटमेंट था कि अगर आप देखिए कुछ अगर आप गलत नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर आप गलत होते हुए देख रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, देन यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। आप समझ रहे हैं? एक पर्सन जो कि कुछ गलत नहीं कर रहा है बट इसके बावजूद वो कुछ गलत होते हुए देख रहा है, ठीक है, सिर्फ देख रहा है, बट वो कुछ नहीं कर रहा है, देन ऑल्सो ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल। एंड राइट नाउ इंडिया वही कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया को क्या स्टेप्स लेने हैं, वो इंडिया को अपने खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में देख कर मतलब
के बेसिस पर डिसाइड करना होगा, इसमें कोई बात नहीं है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। इंडिया यहाँ पर वही कर भी रहा है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को यहाँ पर फोकस में रखकर के सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है। बट द पॉइंट इज सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ में इंडिया को अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद यूएसए को देखना होगा। यूएस के साथ भी इंडिया का अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, और सिमिलरली जो बाकी कंट्रीज है, जो कि यूक्रेन के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, सोचिए उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही होगी जहां पर इंडिया मतलब या फिर ऐसी कंट्री जो कि उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर टेक्निकली मतलब रशिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रही है। तो यहाँ पर इंडिया को थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, इंडिया को एटलीस्ट यहाँ पर इस पर्टिकुलर वॉर को पूरी तरीके से फिनिश करने के लिए कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स वगैरह लेने होंगे। ठीक है, तो किस तरीके से लेता है वही हमारा यहाँ पर मेन एम हो सकता है। ऑलराइट, तो ये था हमारा दोनों ट्यूटोरियल। आई होप आपको दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।